बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, डाटा सिस्टम एंड रिस्क KF3, उसमें चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था। पहले दिन मैंने ये बताया था, जो डे 1 था उस दिन ओरिएंटेशन थी। डे 2 पे मैंने आपको ये बताया था कि सर डाटा क्या होता है। डाटा तो असल में क्या होता है, रॉ फ्रैक्शन फिगर्स होते हैं। डाटा किस तरह का होता है, डाटा नंबर्स में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है और इमेजेस में भी हो सकता है। डाटा का हम क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस कर कर उसको इंफॉर्मेशन बना देते हैं, और इंफॉर्मेशन का हम क्या करते हैं, उसको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया सर? ये हमने ये वाली बात की थी। हमने कहा था डाटा जो है ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स है आज के एरा का। और जिस तरह पैसा रिसोर्स है, जिस तरह ऑयल रिसोर्स है, इसी तरह डाटा भी रिसोर्स है। और इस डाटा के ज़रिए हम क्या कर पाते हैं, कस्टमर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और ये एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। और सर मैंने आपके साथ फिर KFC की एग्जांपल डिस्कस की थी, जिसमें मैंने कहा था कि जी KFC को जब फ़ोन करते हैं तो ऑपरेटर के पास सामने स्क्रीन पर पूरी डिटेल आ जाती है, और ऑपरेटर जो है वो बताती है कि जनाब आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, हम उससे बताते हैं। तो वो कहते हैं जी ऑर्डर कंफर्म करते हैं, जो कि उसको पहले ही पता होता है कि हम रूटीन में क्या ऑर्डर करते हैं। पूछते क्या रूटीन का ऑर्डर ही करना है, हम कहें रूटीन का ऑर्डर करना है तो उसको पता है कि फ़लाँ ऑर्डर करना है, फ़लाँ ड्रिंक लेनी है, बच्चों के लिए आइसक्रीम लेनी है। उससे पूछेंगे, वो यहाँ तक है कि वो उसके सिस्टम में आ रहा है कि होम किधर और ऑफिस किधर है। आपने सिर्फ उसे ये कहा कि मुझे होम में डिलीवर कर दो, ये मामला डिलीवर हो गया। ये सारा कुछ, ये सर्विस जो KFC वाले दे रहे हैं, ये इतनी अच्छी सर्विस आपको क्यों मिल पाती है? क्योंकि KFC के पास जो आपका डाटा मौजूद है वो उसको यूटिलाइज कर पाता है। डाटा की टाइप्स की अगर बात करें, फर्स्ट डे में मैंने पढ़ा दिया था, सेकेंड डे में इफेक्टिवली पहले दिन ओरिएंटेशन थी। सर एक क्वांटिटेटिव डाटा है जिसमें न्यूमेरिक है, एक क्वालिटेटिव डाटा है जिसमें न्यूमेरिक नहीं है। क्वांटिटेटिव डाटा की बात करें तो एक डिस्क्रीट है और एक कॉन्टिन्यूस है। डिस्क्रीट क्या कर रहा है, डिस्क्रीट क्या कर रहा है, ये होल नंबर है। कॉन्टिन्यूस क्या कर रहा है, ये फ्रैक्शन है। वेट 22.7 kg हो सकता है, यस, ये कॉन्टिन्यूस है। सर जी नंबर ऑफ कार्स, ये डिस्क्रीट है। क्यों? क्योंकि ये तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। सर जी क्वालिटेटिव की बात करूं तो एक ये डाटा नॉन न्यूमेरिकल होता है, ये तो डिस्क्रिप्टिव है। एक ऑर्डिनल है जिसकी कोई तरतीब है, और एक नॉमिनल है जिसकी कोई तरतीब नहीं है। सर क्वालिटेटिव डाटा की बात करें तो क्वालिटेटिव डाटा रेफर्स टू अ नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन that describes qualities or characteristics. It is primarily used for descriptive analysis. Qualitative data can be further divided into दो types, एक nominal है और एक ordinal है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, इसका आंसर नॉमिनल होगा। ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है, कम सेटिस्फाइड, ज्यादा सेटिस्फाइड, और कम और ज्यादा सेटिस्फैक्शन के दरमियान में जो गैप है उसको भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। और फिर क्वांटिटेटिव था, एक पॉइंट्स में है और एक होल नंबर में है। जो पॉइंट्स में है वो कॉन्टिन्यूस है, जो होल नंबर में है वो डिस्क्रीट है। और फिर उसके बाद हमने कहा था टाइप्स ऑफ डाटा, तो हमने कहा था एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। स्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में दो बात, ऑर्गेनाइज तरतीब में, टेबल की फॉर्म में, और प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो तरतीब नहीं है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कुछ हिस्सा तरतीब है, कुछ तरतीब वाला नहीं है। और फिर ऑर्गेनाइजेशंस में जब स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात आई थी तो हमने कहा था भाईजान ये आप गूगल फॉर्म फिल करते हैं, ये वाला जो डाटा है गूगल के पास, इससे जो डाटा आता है ये स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। जब आप क्या कहते हैं फॉर्म फिल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई और फॉर्म है, फेसबुक का फॉर्म है लेट से, फॉर्म जो फिल करेंगे तो वो वाला डाटा क्या होगा, स्ट्रक्चर डाटा होगा, चूंकि ये तरतीब में। सर इसमें तो इमेज भी आ रहा है,
हमने कहा था ये जो इमेज आ रहा है ये स्ट्रक्चर डाटा होगा जी, स्ट्रक्चर डाटा होगा। बात की थी कि यार अगर आपने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को देखना है तो एक मैंने एग्जांपल दी थी क्लास एक्टिविटी के, भाई अपना मोबाइल निकालें और क्या देख लें, कॉन्टेक्ट्स देखें। आपके मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट्स एक तरतीब से आ रहे हैं ये कौन सा डाटा है, ये स्ट्रक्चर डाटा है। ऑन द अदर हैंड आप अपने व्हाट्सएप की चैट निकाल कर अपने दोस्त को जो व्हाट्सएप किया वो देखें। सर कभी आपने टेक्स्ट किया होगा, कभी आपने वॉइस की होगी, कभी आपने इमोजी भेजी होगी, कभी आपने पीडीएफ शेयर किया होगा, कभी आपने इमेज भेजा होगा, कभी आपने वीडियो भेजी होगी, कभी आपने लिंक भेजा होगा, कभी आपने कॉन्टैक्ट भेजा होगा, कभी आपने लोकेशन भेजी होगी। यार ऐसा ही है ना, कोई तरतीब कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है। सर ये डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है जो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। सर स्ट्रक्चर्ड क्या है, तरतीब। स्ट्रक्चर्ड क्या है, तरतीब। अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, कोई तरतीब नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई तरीका नहीं। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है, कुछ तरतीब कुछ बगैर तरतीब के। आप फेसबुक की प्रोफाइल देख लीजिए। सर ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सर ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जांपल दी थी। अच्छा मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूं, इस वक्त मैं चल रहा हूं ये। सर जी देखिएगा ये वाला सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, और जो पोस्ट डालता हूं कभी टेक्स्ट लिखता हूं, कभी वॉइस डालता हूं, कोई इमेज डालता हूं, कभी वीडियो डालता हूं, ये क्या है सर, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो कुछ स्ट्रक्चर्ड कुछ अनस्ट्रक्चर्ड, इसको मिलाकर क्या बनता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। आपकी ईमेल्स टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और टाइम एंड डेट, ये स्ट्रक्चर्ड होती है हमेशा। लेकिन आप उसके बॉडी के अंदर क्या डालते हैं। सर आपकी बॉडी में अगर आप उस बॉडी में, उस ईमेल की बॉडी में कभी आप फाइल ड्रैग करके भी डाल देते हैं, कभी आप टेक्स्ट भी लिख देते हैं, कभी आप वॉइस भी दे देते हैं, ये क्या है सर, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये ओवरऑल ईमेल क्या हुई, सेमी स्ट्रक्चर्ड। कुछ स्ट्रक्चर्ड और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। मैंने आपको दूसरे लेक्चर में ये सारी बातें पढ़ाई थी सर। और फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में मैं आपको सेमी स्ट्रक्चर्ड, तीसरे लेक्चर की बात आई थी तो मैंने आपको ये, यानी कल के लेक्चर में मैंने आपको सेमी स्ट्रक्चर पढ़ाया था। आज मैं आगे चल रहा हूं और आज बात कर रहा हूं सोर्सेज ऑफ डाटा की। ये वाली बात भी मैंने कल कर ली थी आपके साथ, और मैंने कहा था डाटा को कहां से हासिल करना है, डाटा का सोर्स क्या है, कहां से डाटा हासिल किया जा सकता है। दो तरह का सोर्स है, एक होता है सेकेंडरी सोर्स और एक होता है प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में कुछ डाटा इंटरनल है और कुछ डाटा एक्सटर्नल है। और सर जी प्राइमरी सोर्स वो डाटा, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी पर्टिकुलर मकसद के तहत हासिल किया जाता है, किसी पर्टिकुलर मकसद के तहत हासिल किया जाता है, ये प्राइमरी डाटा होता है। ये सर्वेज और इंटरव्यूज के जरिए हासिल किया जाता है टारगेटेड प्लान के तहत। अच्छा सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है, जो ऑलरेडी मौजूद है। यार ये वाला डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट हैंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जबकि सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा है, जो ऑलरेडी मौजूद है और आप उसे इस्तेमाल करें। ये इंटरनल सिस्टम में भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हासिल किया जा सकता है। और कल मैंने आपको किसकी मिसाल दी थी सर, कल मैंने आपको गौरमेंट गोला की मिसाल दी थी। जरा मेरे साथ चलिए। मैंने आपको कहा था कि गौरमेंट गोला ने कहा है हमने एक कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाना है पाइनएप्पल फ्लेवर का। सर जी आपने ये बात सुनी कि डाटा को एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन बनानी है और इस्तेमाल कहाँ करना है, डिसीजन मेकिंग के लिए, यही बात की है ना सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोला ने ये फैसला करना है कि ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करे या ना करे। कौन सी, पाइनएप्पल की कार्बोनेटेड ड्रिंक। अब जब उन्होंने ये बात सोची तो क्या इन्हें फौरी तौर पे इस प्लान को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए या डाटा की बेस पे फैसला करना चाहिए।
सर डाटा की बेस पर फैसला करना चाहिए, इनको फौरी तौर पर स्टार्ट नहीं करना, बल्कि क्या करें, डाटा की अब डाटा का फैसला करना है तो डाटा को कलेक्ट करें। डाटा कहां से आएगा, दो सोर्सेस से पढ़ाया अभी, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। सर जी सेकेंडरी डाटा की अगर मैं बात करूं तो सर सेकेंडरी डाटा दो हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। गवर्नमेंट सबसे पहले ये देखेगा कि इसकी एग्जिस्टिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी अनार का ड्रिंक मौजूद है, लेमन का ड्रिंक मौजूद है, तो ऑलरेडी जो फ्रूटी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उनकी सेल कैसी जा रही है। यार अगर उनकी सेल ही बकवास है तो फिर नई प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करेंगे। हम पहले ये देखेंगे, इंटरनली डाटा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा कैसे हासिल होगा, जो दूसरे ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मरी ब्यूरी है, इन लोगों की एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है जिसका नाम है बिग पाइनएप्पल, ये उसकी सेल देखेंगे, उसके बारे में मालूमात करेंगे कि इनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तीसरे नंबर पे इन्होंने एक्सटर्नल से गवर्नमेंट की रेगुलेशन को भी देखना कि अगर गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इस तरह की प्रोडक्ट में। अच्छा, अब ये सारा डाटा इंटरनल सोर्सेस से इन्होंने कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद अगला डाटा आ गया, जो कौन सा डाटा है, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा मैंने क्या कहा था, मकसद, एक खास मकसद के तहत कलेक्ट किया जाता है। ये ऑलरेडी मौजूद डाटा की बात नहीं कर रहा। अब कैसे किया, इन्होंने ये वाला ड्रिंक बनाया और ड्रिंक बनाकर लोगों को फ्री पिलाया, सर्वे किया, लोगों को फ्री पिलाया, उनके एक्सपीरियंस से नतीजा निकाला कि सर जो लोग पीते थे उनसे पूछते थे आपको इसका कलर कैसा लगा, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, आपको इसकी पैकिंग कैसी लगी, और पूछते थे कि आपको क्या लगता है इस ड्रिंक में क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सर जब ये सारा डाटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन हासिल की जाएगी, इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, अब उसके बाद आप जब डिसीजन करेंगे तो फिर बिजनेस को फायदा होगा और पैसा कमाएंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर। ये सारी डिस्कशन मैंने किसकी की सर जी, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। सर importance of data collection, the importance of data collection. Accurate and relevant data collection is essential for decision making. सर जी मैंने यहाँ पर ना, कल मुझे याद आ गया, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। मैंने आपको एक असाइनमेंट ये दी थी कि सर जी बताइए, मैंने असाइनमेंट ये दी थी कि 3 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास 3 करोड़ रुपए हैं, पिछली गली में एक हॉस्टल मिल रहा है, 200 बच्चा उस हॉस्टल में रहेगा, पर बच्चा 50,000 रुपये देगा। मुझे बताइए कि क्या ये हॉस्टल, क्या डाटा कलेक्ट करके हम ये नतीजा निकालना चाहते हैं कि क्या ये हॉस्टल फीजिबल भी रहेगा या नहीं रहेगा। सर ये आपके साथ कल लास्ट बात हुई कि भाई मुझे आप बताइए क्या हॉस्टल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था यार आप इस पे वर्किंग करके आएगा, आप ज़्यादातर लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या हॉस्टल में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। जब हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। ज़रा अब आप लोगों ने मेरे साथ चलना है, और हमने ये कहा था कि हॉस्टल की इनकम कितनी होगी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 200। जी जरा कैलकुलेटर निकालिएगा, कितनी इनकम हो गई, 3 मिलियन। अब जनाब ये तो हो गई हॉस्टल की इनकम। अब हमने ये सोचना है हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है।
30 मिलियन। हमने ये सोचना है कि क्या ये काम करें या ना करें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। हमने जरा एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। सर जी फूड का कितना एक्सपेंस है? लेट्स से 5000 मल्टीप्लाई बाय 200। सर 1 मिलियन तो 1 मिलियन ही बनेगा ना। 1 मिलियन तो फूड का खर्चा होगा। सिक्योरिटी का कितना खर्चा है? लेट्स से 30,000 है। ये 2 गार्ड अगर रखे हो, एक सुबह एक शाम वाला, तो यार 50,000 होगा सिक्योरिटी का खर्चा। और बताइए और कौन से खर्चे हैं? बिजली का होगा, यूटिलिटीज का कितना खर्चा होगा? लेट्स से 1 लाख पर मंथ यूटिलिटी का खर्चा। और कौन सा खर्चा होना है सर? वाईफाई का खर्चा होगा। लेट्स से 20,000 वाईफाई का खर्चा। और कौन सा खर्चा होना है? हाँ जी, या इसको मैं कहता हूं स्टाफ मेंबर्स। अब स्टाफ मेंबर्स में 2 तरह के लोग हैं। एक सफाई वाला बंदा और एक काम करने वाला लड़का होता है नॉर्मली, और एक मैनेजर लेवल का बंदा होता है। 2 लोग होते हैं। लेट्स से इन दोनों की सैलरीज को मिला लें तो ये 60,000 पर मंथ की सैलरी जी। और कौन सा खर्चा होता है? अगर 200 बच्चा है तो यूटिलिटीज, अच्छा आमतौर पर उसमें ये होता है, चलो मैं वैसे 2 लाख कर देता हूँ। आमतौर पे वैसे ये होता है कि उसके अंदर पंखा और लाइट ही होती है। एसी तो इसमें शामिल है। ऐसा ही है ना सर? अच्छा और बताएं सर, और क्या होता है? सर इनकम तो सिक्योरिटी तो वापस करनी होती है ना, हम उसको इनकम नहीं समझते वो तो। और क्या चीज है सर? और कौन सा खर्चा होता है जो हॉस्टल वाले कर रहे होते हैं? सर जी एक ओवरऑल मेंटेनेंस भी तो है। कोई बल्ब टूट गया, कोई लाइट टूट गई, कोई टायर खराब हो गई, लेट से उस मेंटेनेंस का 40,000 पर मंथ लिख लेते हैं। सर पानी और ये मैंने यूटिलिटीज में डाल दी जी सर। और तो कोई खर्चा नहीं है सर। जरा मुझे बताइए कितना हो गया टोटल? 2,03,12 12 और 70,000 1,63,000,000। सर जी ये 1 माह में ये पैसे बचेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें। जी सर जी 19,560,000,000। इसको डिवाइडेड बाय 30 मिलियन करें, कितने परसेंट हो गया? 30 मिलियन करना है सर। टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है ना सर जी। 65% मुनाफा है। क्या ये फिजिबल है? क्या ये करना चाहिए? 100% करना चाहिए है। खोल लेना चाहिए ना। डन सर। मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि ये वाला काम बहुत अच्छा है, ये वाला काम कर लेना चाहिए। सर हॉस्टल के बारे में ये सारा डिसीजन मेकिंग की, सर जी देखें मैंने ये नहीं कहना कि मेरे मामू का हॉस्टल बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने ये भी नहीं कहना फलां बंदे को हॉस्टल देखो कितना अच्छा चल रहा है, उसने नई गाड़ी ली, पता नहीं अगले की क्या बात है। भाई हमने तो खुद डेटा की बेस पर नतीजे निकालने। हमने तो खुद डेटा की बेस पर नतीजा निकालना है सर जी। ये असल बात है, ये असल पॉइंट है सर जी। मैं अगर अगली बात करूं
कि सर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आएंगे। सर जी अगर मैं बात करूं इंटरनल सोर्सेज, तो सर मेरा एसबीआई से ताल्लुक है। मैंने एसबीआई के मैनेजमेंट से पूछा भाई हमारे पास इस बार कितना बच्चा है, उन्होंने कहा सर हमारे पास इस वक्त 4000 बच्चा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, 4000 में से तो 200 बच्चा इधर आ ही जाएगा। सर जी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ मैं, सोर्सेज की बात करने लगा हूँ। इंटरनल डाटा मेरे पास कहाँ से आएगा, एसबीआई से आएगा। मगर याद रखना ये वाला डाटा कौन सा होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। सर जी जब मैं ये समझ रहा था कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, जब गौर किया तो पता चला उस 4000 में से 3500 बच्चा तो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन बच्चे के लिए तो ये हॉस्टल वाली बात, तो सर डाटा कौन सा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। सर इंटरनल सोर्सेज से मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। मैंने क्या किया, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज मैंने ना, मेरा एक दोस्त है उसने भी हॉस्टल शुरू किया हुआ है, उसके अकाउंटेंट को कहा कि मुझे ज़रा पिछले महीने की और उससे पिछले 3 माह की ज़रा स्टेटमेंट्स तो भेजो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो भेजो, पिछले साल की भी और पिछले 3 माह की भी, ज़रा मैं देखूं वाकई कमाई हो क्या रही है। ये जो मेरे पास अब इंफॉर्मेशन आई है ये मार्केट की इंफॉर्मेशन है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। सर मुझे वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही है। मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ ना इंटरनल सोर्स की कौन सी इंफॉर्मेशन है, एक्सटर्नल सोर्स। सर जी मेरा एक दोस्त कहता है मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, तुम्हारे हॉस्टल में कभी जगह खाली नहीं रहेगी। मैं कहा जी 2 मशवरा। कहते हैं यार 4 बंदों का कमरा बनाओ, 2 लड़कियों और 2 लड़कियों, तुम्हारे हॉस्टल में जगह कभी खाली नहीं रहेगी, लड़ेंगे लोग हम नहीं इधर ही रहना। क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? लीगल इशू है सर, हमें लॉ को भी देखना है। कोई लीगल इशू तो नहीं हो जाएगा, लीगल कंप्लायंस भी तो जरूरी है। पता चले अगले दिन ही वो पकड़ के अंदर कर दे जी इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। सर जी एलटीए के लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक हॉस्टल को बनाना पड़ेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आया? सर आपको एलडीए के कवानीन को भी देखना पड़ेगा। जी सर रेजिडेंशियल एरिया, गर्ल्स हॉस्टल के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। अच्छा एक तो वो कानून है जो आप अपने हॉस्टल के खुद बनाते हैं, मैं इस वक्त उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उस कानून की बात करूं जो हुकूमत के बनाए हुए हैं, जिन पर अमल करना जरूरी है। जिन पर अमल नहीं करेंगे तो आप पर केस हो जाएगा, आपको पेनल्टी हो जाएगी, आपको फाइन हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वेबसाइट से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मिल जाएगी। अच्छा जी इंटरनल सोर्सेज आ गया, एक्सटर्नल सोर्सेज आ गया। मैंने एक काम और किया, मैंने इंटरव्यूज किए बच्चों से पूछा बच्चों आप लोग किस हॉस्टल में हो और कितने पैसे दे रहे हो। ज्यादातर बच्चों ने बताया 16 से 18,000 रुपए हम पे कर रहे हैं विद खाना। मैंने उनको कहा कि मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा, खाना तो साथ होगा लेकिन एक एडिशनल सर्विस भी आपको फ्री में दूंगा, वो ये कि आपके कपड़ों को आयरन फ्री किया जाएगा, आपके कपड़ों की इस्त्री फ्री कर देंगे। मैंने देखा बच्चे घर से कपड़े धुला तो लाते हैं, लेकिन अब जब यहाँ पर आते हैं ना तो बच्चों के कपड़े चुड़मुड़ हुए होते। मैंने क्या किया, मैंने कहा कपड़े होते साफ हैं लेकिन आप लोग यहाँ पर इस्त्री करने का टाइम नहीं होता या प्रॉब्लम होती है, तो हमने क्या ऑप्शन निकाली, हमने कहा हम हर बच्चे के कपड़े, हर बच्चे को अलाउ होगा कि एक दिन में अपना एक सूट या 2 कपड़े, चाहे वो 2 शर्ट्स हो या 1 शर्ट और 1 पैंट हो, वो प्रेस करा दें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इनको ये वाली सर्विस फ्री में दे दी। यार मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? सर मैं एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ली, इंटरनल इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल,
इंटरनल एक्सटर्नल। अब ये है प्राइमरी सोर्स। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है? प्राइमरी सोर्स। मैं डायरेक्टली उस बच्चे से बात कर रहा हूं और उससे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। इंटरव्यू के जरिए, सर्वे के जरिए मैंने बाहर हार जाते हुए बच्चे को एक कागज दे दिया और पेन दे दिया, मैंने कहा जी ये हल कर दो। सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ये भी हो सकता है। एक नाच का प्रोग्राम रख दिया हॉस्टल में, वहां पर उसके बाद बिरयानी का प्रोग्राम रखा बेहतरीन। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उससे एक अंदाजा हो। ये इंफॉर्मेशन जो मैं, इसको कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। यार ये वाली जो इंफॉर्मेशन है एसबीआई के पास, ये ऑलरेडी मौजूद है। ये वाली गवर्नमेंट की मार्केट की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। ये वाली इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो मैं खास तौर पे कलेक्ट कर रहा हूं कि हॉस्टल करना है या नहीं करना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है सर जी? ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन। सर ये डिस्कशन थी आप लोगों के साथ जो चल रही थी, और मैं कह रहा था भाईजान कि 3 करोड़ रुपये आपके पास है, करना है या नहीं करना है। मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बता दिया है कि यार इस काम में 65% ROI है, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डन हो गया सर जी? ले सर। जी सर, अब तो बनाना ही पड़ेगा। शरीफ बंदा काम कौन सा कर सकता है आज के दौर में, ये बताएं। अच्छा यार सर, हॉस्टल बनाना है, स्टोरी आपको मैंने सारी बता दी, कैलकुलेशन आपके सामने, इंफॉर्मेशन किस किस सोर्स से आ रही है आपके सामने। सर जी हॉस्टल बनाना है, आपको गैस वर्क नहीं चाहिए, आपको रेलिवेंट डाटा चाहिए। एसबीआई से डाटा मिल रहा है, ये जो डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, क्या इज ऑल डाटा फ्रॉम एसबीआई रेलिवेंट? नहीं सर, सिर्फ जो फिजिकली एनरोल्ड स्टूडेंट है उनका डाटा रेलिवेंट। यार मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो भाई रेलिवेंस की बात करते हैं। सो नॉट ओनली दैट इज रेलिवेंट, दैट इज कंप्लीट डाटा भी चाहिए होता है, रेलिवेंट भी चाहिए होता है, अदरवाइज वो डाटा उल्टा नुकसानदेह हो जाता है, उल्टा नुकसानदेह हो जाता है। सर सर जी क्या यहां तक बात बन गई? चलूं आगे? सर जी अगली जो बात है वो है एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशंस। As organization collects more data, it is crucial to consider the ethical implications of data collection. Each ethical principle, सर जी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है मोर डाटा, तो क्रूशल ये है कि कंसिडर किया जाए एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द डाटा। सर जी याद रखिएगा, डाटा कलेक्शन और डाटा के हवाले से आपको एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। सर आपको लोगों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज जो दौर है, हर बंदा कैमरा लेके खड़ा है। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा हूँ, किसी के पास ये राइट है कि मेरी तस्वीर खींचने लग जाए? नहीं सर। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना लाजमी है, ये की एथिकल प्रिंसिपल्स में। सर दूसरा, एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब क्या कर देते हैं? डॉक्टर साहब उसकी वीडियो बना देते हैं, ये देखें, ये उनकी शक्ल भी दिखा रहा है और बता रहा है ये देखें इनकी जेहन का, इसके दिमाग का उल्टा हिस्सा कमज़ोर है, ये बैकी बैकी बातें करने लग जाता है। यार अब उस बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है कि आप पब्लिकली, आप डॉक्टर हैं, आपकी रीच मतलब आप लाख बंदा आपकी वीडियो देखता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप एक बंदे को जलील कर दें। सर वो जो डॉक्टर शेयर करने लग जाता है पेशेंट का डाटा, सर दैट इज एब्सोल्युटली अनएथिकल, और इस हवाले से
जो मेन पॉइंट है वो ये भी है कि अक्सर डॉक्टर्स को आप देखेंगे वो कहेंगे मैं इनकी वीडियो इनकी इजाज़त से बना रहा हूँ, उस शरीफ आदमी को पता भी नहीं होता उसके बाद होना क्या। सर ट्रांसपेरेंसी, मैं आप लोगों को कहता हूं जी आप लोग अपने फोन नंबर्स दें और आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए टैक्स की डाटा की वो इन्फॉर्मेशन हम आपको व्हाट्सएप किया करेंगे। आप सारे बड़े शौक से फ़ोन नंबर दे देते हैं कि भाई सारी टैक्स की अपडेट हमें मिलेंगी, डाटा के बारे में अपडेट मिलेगी। मैं आपके सारे नंबर की लिस्ट बना के तो प्रॉपर्टी डीलर को दे देता हूँ, वो हर रोज़ मैसेज 5 मरले का प्लॉट बिक रहा है, 5 मरले का प्लॉट बिक रहा है, 10 मरले का प्लॉट बिक रहा है। आप कहेंगे यार मैं किस मुसीबत में पड़ गया, जिस मकसद के लिए मैंने फ़ोन नंबर दिया था मुझसे तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर जी। ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि डाटा प्रैक्टिसेस बड़ी क्लियर होनी चाहिए। टीचर कलेक्ट कर रहा है डाटा और फिर ट्रैवल एजेंट यूज करने लग जाए या ये वाला कमीशन एजेंट यूज करने लग जाए या प्रॉपर्टी डीलर यूज करने लग जाए। सर जी तीसरे नंबर पे बात हो रही है सिक्योरिटी की, प्रोटेक्टिंग कलेक्टेड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज। प्रोटेक्ट करें कलेक्टेड डाटा को ऐसे बंदे से जो अनऑथराइज है। सर जी अब हम लोग एसबीआई में सिर्फ बॉयज ओनली कैंपस है, गर्ल्स बहुत ज़्यादा तादाद में ऑनलाइन में होती हैं। अब मसला ये है कि हम लोग को इस चीज़ का भी तो ख्याल रखना है कि बॉयज़ का डाटा और गर्ल्स का डाटा अलहदा हो। गर्ल्स का डाटा सेंसिटिव डाटा है, उस डाटे को कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना करे। तो भाई गर्ल्स ग्रुप डाटा सिक्योर्ड इन एसबीआई डाटाबेस, वो डाटाबेस में सिक्योर होना चाहिए, कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर सके, अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। सर फेयरनेस, सर जी मैं 15 लोगों का इंटरव्यू करता हूं, 4 लोग कहते हैं पीटीआई बहुत अच्छी है और 11 लोग कहते हैं कि नून लीग बहुत अच्छी है। मैं उन 4 लोगों की वीडियो निकाल कर एक वीडियो बना देता हूं कि सर अवाम तो आज भी पीटीआई के साथ है। इसको कहते हैं बाइस्ड रिपोर्टिंग। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इसको कहते हैं बाइस। वो कहता है आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उस बेस पर डाटा को जो क्या कहते हैं अवॉइड करें बाइस कलेक्शन और दैट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन और अनएथिकल आउटकम। मैंने एक तस्वीर है यार वो सर्च करना, वो तस्वीर ये कि पूरे इलाके में जो है ना वो पानी उतर गया नीचे, एक छोटा सा गड़ा है वहां पर पानी अभी भी खड़ा है। तो एक कैमरा मैन ना वहां से एक तस्वीर खींचता है जहां पर पानी खड़ा है और कहता है मुल्क में पानी से मुल्क का बुरा हाल है, लोगों के माल वैशी तबाह हो गए। वो उस कैमरे वो इस तरह वो तस्वीर बनी हुई है कि पीछे से एक तस्वीर है और एक बंदा जो है वो सिर्फ उसी गड़े पर जहां पर पानी खड़ा है वहां पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और शो ये कर रहा है कि जनाब पूरा इलाका अभी भी पानी में ही डूबा हुआ। इसको सर्च करना, ये क्या है सर, ये बाइस्ड रिपोर्टिंग है। सर पॉइंट समझ आ रहा है, ये बाइस्ड रिपोर्टिंग है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। अब कोई बंदा फॉर एग्जांपल मैं पब्लिकली पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरी वीडियोज है, कोई बंदा भी अभी कहीं से मेरी वीडियो पकड़े और इस वीडियो को तोड़ मोड़ के एआई को कहे वो एक नई वीडियो जनरेट कर दे। अब वो वीडियो जनरेट कर दे, फॉर एग्जांपल मैं हवा में उड़ रहा हूँ या उसमें कोई मजाक हो, तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा। नहीं सर मैं करूँगा। पाकिस्तान में कानून है पीका एक्ट, मैं उस बंदे के खिलाफ केस कर दूंगा FIM। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। यहाँ पर अनऑथराइज एक्सेस मेरे पर्सनल डाटा को कोई बंदा मेरा मोबाइल हैक करता है तो मैं क्या करूँगा? चुप करके बैठा रहूँगा? नहीं सर, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। अनऑथराइज एक्सेस करे, मेरी अनऑथराइज एक्सेस करे तस्वीर को, ये साइबर ऑफेंस है। सर नेशनल साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं प्रॉपर, जिसमें इदारों को बताया जाता है कि आपने किस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है।
सर जी इतना ज़्यादा, कहीं जैज़ कैश है, कहीं इजी पैसा है, कहीं नया बैंक है। सर कैजुअल बैंक के अलावा भी तो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो रही है। उसके बाद से वो कहता है कि विच रिकॉग्नाइज द लीगल वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजैक्शन फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ डिजिटल ट्रस्ट। ये रिकग्नाइज कर लेता है लीगल वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को और ट्रांजैक्शन को, और इस बेस पर लोगों का एतमाद हो जाता है, ट्रस्ट आ जाता है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक चल रही होती। तो सर जी ये एथिकल कंसिडरेशन इन डेटा कलेक्शन, ये एथिकल कंसिडरेशन इन डेटा कलेक्शन है। सर ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि एथिकल कंसिडरेशन इन डेटा कलेक्शन क्या होता है। जल्दी से एक बार रीड कर लें फिर आगे चलता हूँ। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा है, और वो ये कहा है कि सर क्या डेटा के पेपर में वर्ड टू वर्ड रट्टा लगाना है या एज इट इज़ वही लिखना है जो किताब में लिखा हुआ है। तो इसका जवाब है कि सर ये कोई कानून नहीं है, ठीक है। इसको वैसे ही एज इट इज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें दो चीज़ें। एक तो अगर आपका एक्सप्रेशन बेहतर है और आप अपना जो समझा है उसको बेहतर तरीके से अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं तो आप ज़रूर लिख लीजिए, लेकिन जो जार्गन्स हैं टेक्नोलॉजी के, आईटी के, इसको ज़रूर आपको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल आपको वो कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है और आप उसको लिखते हैं ये सीक्रेट है, तो भाई उसकी टर्म है कॉन्फिडेंशियल, तो आपको कॉन्फिडेंशियल का वर्ड लिखना पड़ेगा। सर मेरा पॉइंट पिक करें, ये चीज अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, सर सिक्योरिटी का लफ्ज यूज होता है, सेफ्टी का वर्ड यूज नहीं होता। अगर आप यहां पर सिक्योरिटी के बजाय सेफ्टी लिख देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सब मतलब दोनों का सेम है, लेकिन यहां पर अप्लाई क्या होना है सर, सेफ्टी का लफ्ज यहां पर अप्रोप्रिएट नहीं है। सर पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस चीज को बस मद्देनजर रखिए। अगर आप आईटी से रिलेटेड जार्गन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हुए आईटी की लैंग्वेज लिख लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एज इट इज रट्टा लगाने। अलबत्ता इंशाल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं 80 टू 90 पेजेस पर मुश्तमिल एक छोटे हैंडआउट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा पेपर्स के करीब के। यार अभी मैं चाहता हूं कि आप डिटेल से हर चीज़ को पढ़ें, एग्जाम्पल्स ध्यान से पढ़ें और समझें, और लास्ट में पेपर से तकरीबन जनवरी के मंथ में प्लान है कि मैं आपको 80 से 90 सफ़े के हैंडआउट दूंगा जिसको मैं कहूँगा व्हाट टू क्रैम, इसको रट्टा लगाओ, मांझा लगाओ, इसको याद कर लो। लेकिन मैं इनिशियली आपको पहले आती वो दे दूं और आप वो लाइन पढ़ें और उसके बैक एंड पर जो लॉजिक है वो आपको समझ भी ना हो और वो आपकी किताब में लिखी भी ना हो, तो ये गलत है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो इनिशियली मैं आपको डिटेल्ड एग्जांपल्स और डिटेल में लिखा हुआ कंटेंट दे रहा हूं और मैं खुद भी उसी से ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन लास्ट में इंशाल्लाह मैं क्या करूंगा, आपको व्हाट टू क्रैम के नाम से 80 पेजेस दे दूंगा, अंदाजन 80 टू 90 पेज, जिसमें पूरी किताब होगी। और उस वक्त मैं कहूँगा भाई जनाब इसको रट्टा लगा लो। जब आपको वहां से कोई बात नहीं समझ आएगी तो कम से कम बैक एंड पे आपके पास ये वाली बुक होगी जिस पर जाकर आप पूरा कॉन्टेक्ट समझकर फिर उसको क्रैम करो। पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ये लेयर्स में पढ़ना होगा। पहली लेयर में समझना जरूरी है, बगैर समझे ना रट्टा लगना है ना रट्टा लगाना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी लेयर आ रही है उसमें क्रैम करना है, लेकिन दूसरी लेयर से नीचे अंडरस्टैंडिंग की, कॉन्सेप्ट की लेयर होनी चाहिए, जिसके बाद क्रैमिंग की लेयर आती है। तो जब आप कहते हैं ना, कोई भी बात कहते हैं, तो आप वो एक जुमला बोलते तो आपके दिमाग में उसकी स्टोरी होती है, लेकिन आपको लिखना एक जुमला होता है। लेकिन वो एक जुमला याद इसलिए रहता है कि आपके दिमाग में उसकी पूरी स्टोरी होती है। सर
तो भाई अभी आपको सिर्फ इतना ही पता है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड फ्री फॉर्मेट, ऐसा ही है ना। ये दो बातें आपके दिमाग में, ये असल क्रक्स है, लेकिन इसके पीछे पूरी स्टोरी है जो आपने 6 लाइनें 8 लाइनें पढ़ी हैं, उन्हें समझा, उसकी एग्जाम्पल की है, तो आपको पता चला। यार मेरी बात समझ आ रही? तो भैया इसकी ये तरतीब है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम उस पर, जैसे आप ये कवर करेंगे तो उसके बाद क्रैमिंग करने के लिए आपको वो दे दिया जाए। लेकिन अभी इस वक्त इसको डिटेल से समझिए। ये ना समझा और सीधा सीधा बगैर एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ी, डिटेल से कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा हुआ, सीधी सीधी वो 6 लाइनें याद करेंगे, वो लाइनें याद होनी नहीं, आपको एंड पे तंगी होनी। तो एक बेस पहले बना रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट की और एग्जाम्पल्स की, उसके बाद एक रट्टे वाली चीज होगी जिसको क्रैम करना होगा, वो भी मैं पेपर से 1.5-2 माह पहले आपके हवाले कर दूंगा। ठीक हो गया? जब आपने उसको क्रैम करना होगा। लो सर, ले सर, ये हमारे पास आ गया। अब आगे चलते हैं और अब बात करनी है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क। एक बार जरा देखिएगा कुछ रह तो नहीं गया चैप्टर नंबर 1 से, सब कवर हो गया सर जी। ये मैंने आपको कहा था कि आगे आ रहा है, इंशाल्लाह वहां पर डिस्कस करेंगे, अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एपीआई की एक डिस्कशन है इंशाल्लाह, वो आगे आनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सर जी मेरे साथ चलते हैं और ये आपने करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्वालिटेटिव डाटा? जी, न्यूमेरिकल डाटा, नॉन न्यूमेरिकल डाटा, डाटा प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज्ड इन रोज, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। जी सर जी, बी, दैट इज नॉन न्यूमेरिकल डाटा। नॉमिनल डाटा क्या होता है सर? कैटेगरीज विद अ मीनिंगफुल ऑर्डर, न्यूमेरिकल वैल्यूज, कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर, कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट। जी, विदाउट ऑर्डर, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डाटा? जी, टेम्परेचर इन सेल्सियस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग, ब्लड टाइप, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। जी, ऑर्डिनल का मतलब है ऑर्डर। ऑर्डर रैंकिंग किसमें है सर? इसमें। क्वांटिटेटिव डाटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विदाउट अ रेंज इज कॉल्ड डिस्क्रीट, नॉमिनल, कॉन्टिन्यूस और ऑर्डिनल। जी, क्वांटिटेटिव जिसकी यस विद इन अ रेंज होती है, कॉन्टिन्यूस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा? जी भाई, वेट ऑफ अ पर्सन, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सर जी ये है होल नंबर, बाकी सारे फ्रैक्शन में हैं। सर आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर डाटा इज बेस्ट डिफाइंड। स्ट्रक्चर डाटा क्या है? डाटा विदाउट प्री डिफाइंड, ये तो नहीं। डाटा ऑर्गेनाइज इन अ फिक्स स्कीमा, रोज एंड कॉलम, डाटा दैट कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो, डाटा स्टोर्ड इन जेसन। सर जी इट्स बी, इट्स बी सर। Which of the following is an example of unstructured data? जी, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कौन सी एग्जांपल है? स्प्रेडशीट ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शन, अ डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, अ सोशल मीडिया पोस्ट विद टेक्स्ट एंड इमेज, एन एक्सएमएल फाइल कंटेनिंग प्रोडक्ट डिटेल। जी, यस, ये है सर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। Semi-structured data differs from unstructured data because it has organizational tag. It is stored only in relational database, contains some organizational markers, cannot be processed by computers. जी सर, इट्स सी। इसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल मार्कर, जेसन और एक्सएमएल है। मैंने पहले कहा कि इसको हमने बाद में डिस्कस करना है। सर जी पॉइंट नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस स्टडी एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा? कस्टमर रिव्यू ऑन ट्विटर, नहीं, ये तो अनस्ट्रक्चर्ड है। स्टोरिंग बैंक ट्रांजैक्शन, सर जी बैंक की जो ट्रांजैक्शन है वो लेजर में तरतीब से प्री डिफाइंड फॉर्मेट पे होती है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा
JSON file, semi-structured. Which of the following is an example of external data? G. Employee attendance record, customer purchase history, stock market indices, or production logs from a manufacturing plant. G. Stock market indices from financial website. शाबाश, ये एक्सटर्नल है. प्राइमरी डाटा, प्री एग्जिस्ट, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट. सर जी ये फर्स्ट हैंड रिपोर्ट. सर जी a company using a market research report from a consulting firm is an example of, sir, secondary data. Which of the following is not an ethical consideration? Privacy है, yes. Transparency है, yes. Security है, yes. Manipulation नहीं. Sir, a social media company failing to inform user about how the data is used violates which ethical principle? Fairness, transparency, security या data accuracy? सर जी बताइएगा. एक सोशल मीडिया कंपनी क्या कर रहा है? इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा कि डाटा इज यूज वायलेट्स विच एथिकल प्रिंसिपल? जी सर जी इट इज ट्रांसपेरेंसी. हमने पहले कहा था कि वीडियो बनाने से पहले बताए, डाटा लेने से पहले बताए. आपको मैंने एग्जांपल अभी क्या दी है कि आपका डाटा उठा के मैं इसको दे दूं, रियल एस्टेट वाले को दे दूं. यार समझ आ रही है? सर, ensuring that data collection does not lead to discrimination is related to fairness, privacy, timeliness और data structuring. जी सर जी आप डाटा जो कलेक्ट किया उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. सर जी फेयरनेस, न्यूट्रल हो, बाइस्ड ना हो. ये इसका जवाब. सर 16 MCQs भी मैंने करवा दिए. सर जी चैप्टर नंबर 1 छोटा सा चैप्टर है, 3 सफ़ों का. मैंने आज उसकी सारी बातें करवा दी हैं. आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल्स को कवर करना है. आपने इस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल को कवर करना है. सर जी कल मैंने नया चैप्टर शुरू करवाना है और वो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3. कल मैंने जो चैप्टर शुरू करवाना है वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3. छोटे छोटे 3 चैप्टर हैं. इंशाल्लाह मैंने पहले 2 वीक्स में वो करवा देने हैं. फिर चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 कराना है, फिर चैप्टर 2 कराना है. डन हो गया सर जी? कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 कराऊंगा. आप लोगों ने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 रेगुलर रहना. सबसे पहली बात है कि आप रेगुलर रहें, छुट्टी मत करें. ये ना सोचेंगे रिकॉर्डिंग ले लेंगे. आप खुद क्लास में आइए. वो लोग जो क्लास में जो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं ऑनलाइन, उनको कहूँगा कि उन्होंने जो टाइम डिसाइड किया है हर रोज़ डाटा की क्लास लेने का, उसी टाइम पर ही रोज़ पढ़ना है, उसको डिले नहीं करना. दूसरे नंबर पे जो रोज़ का काम है वो रोज़ कर लीजिए. रोज़ का काम जैसे मैंने आज आपको एग्जाम्पल्स कही हैं, इसको कर लीजिए और मेक श्योर करें कि आप साथ के साथ सारी चीज़ें कर रहे हो. डन है सर जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था. थैंक यू जी. इस सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है इंशाल्लाह मैंने आपके साथ पहले दिन स्केड्यूल शेयर किया हुआ है. 9 फरवरी वुड बी द लास्ट वीक. जो 9 फरवरी से वीक शुरू हो रहा है वो इंशाल्लाह हमारे पास 15 से 20 दिन उस सिलेबस कम्प्लीशन के बाद भी होंगे एक्सटेंसिव तैयारी के लिए. डन हो गया सर जी? ले सर, आज के लिए इतना ही था. थैंक यू जी.